सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजनेस कोलैबोरेशन। ये है SBIL का चैप्टर 9। अच्छा, ये जो बिजनेस कोलैबोरेशन है बहुत ही इजी सा चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं, सोचते कि यार ये इसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अगर आप ये चैप्टर स्किप कर रहे हो क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। थोड़ा समय मुझको देना है, मैं इस पूरे चैप्टर को ग्राइंड करके, मिक्स करके एंड प्योरे बना के तुमको पिला दूंगा, मिल्क शेक बना के। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सीखने वाले हम लोग बिजनेस कोलैबोरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, है ना? अच्छा, स्टार्ट करते वीडियो। बिजनेस कोलैबोरेशन क्या देखने वाले हम लोग? बिजनेस कोलैबोरेशन। अच्छा, बिजनेस कोलैबोरेशन करने से पहले इस चैप्टर में क्या कंटेंट है वो हम लोग देखते हैं। 3 मेजर कंटेंट है इस चैप्टर में। आपको करना है, आपको 3 मेजर कंटेंट करना है। एक है आपका फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैब। दूसरा कंटेंट जो आपको करना है वो है जॉइंट वेंचर। तीसरा जो कंटेंट तुमको करना है वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या बताओ? वो है स्पेशल पर्पस, जिसको हम लोग SPV भी कहते हैं। ये अपने को, ये 3 टॉपिक अपने को कवर करना है इस पूरे चैप्टर में से। चैप्टर को समझते हैं हम लोग। चैप्टर में लिखा है स्पेशल, चैप्टर में लिखा है बिजनेस कोलैबोरेशन। अच्छा, बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब तो बिजनेस होता है, ये आपको पता ही है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कोलैब करना। क्या बताओ? कोलैब करना। इस वर्ड को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कोलैब करना। कोलैब कैसे होता है? आप अगर 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हो तो आपने बहुत सारे यूट्यूब कोलैब्स देखे हैं। यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो कोलैब करते हैं। तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि 2 इंसान या फिर 2 से ज़्यादा इंसान एक साथ आना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, 2 इंडिविजुअल एंटिटी या फिर इससे ज़्यादा एक साथ आना फॉर अ स्पेशल या फिर स्पेसिफिक पर्पस। क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है कोलैब करना, कोलैबोरेशन। तो जैसे यूट्यूब में कोलैब होता है, वैसे यहाँ पे बिजनेस में भी कोलैब्स होते हैं, बिजनेस में भी कोलैब होता है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ओके, ये है बिजनेस आपका कोलैबोरेशन। ओके, देखना इसको अच्छे से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन की, कितने प्रकार के बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक सीखेंगे, टॉपिक 1 जो होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। मेनली यहाँ पे 5 टाइप ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिलेगा। पहला है हॉराइजेंटल, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है अपना, बताओ, इंटरसेक्शनल। क्या बताओ? इंटरसेक्शनल। चौथा जो है ना वो है अपना जॉइंट वेंचर। क्या बताओ? जॉइंट वेंचर, जॉइंट। लास्ट में जो है अपना, लास्ट वो है अपना इक्विटी। क्या बताओ? इक्विटी। कितना है बताओ? 5। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ये जो होराइजेंटल बिजनेस कोलैबोरेशन है ना, ये कौन से प्रकार की कोलैबोरेशन है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो, होराइजेंटल का मतलब होता है ये लाइन
समझ में आ रहा है? ये एक हॉराइजेंटल है और इसको कहा जाता है वर्टिकल, है ना? इसको कहा जाता है वर्टिकल और इस लाइन को कहा जाता है अपना हॉराइजेंटल लाइन। ये है अपना हॉराइजेंटल लाइन, यहाँ पे है बिजनेसेस, ये जो गोला है ना ये बिजनेसेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो बिजनेसेस है ना यहाँ पे, एक लाइन में जो बिजनेसेस है, एक लाइन में जो बिजनेस है ना, इनका ग्रोथ सेम है, ग्रोथ सेम है एंड बिजनेस का जो टाइप है वो सेम है। बिजनेस का टाइप सेम है एंड ग्रोथ भी सेम है इन सारे बिजनेसेस का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पकड़ लो, अगर ये वाला बिजनेस जो है ना, ये वाला बिजनेस किसी कपड़े का बिजनेस है, क्लोथ्स का, गारमेंट्स का, तो ये बिजनेस भी क्लोथ्स का है, गारमेंट्स का है। ये बिजनेस भी क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, ये भी क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, ये भी क्लोथ्स एंड गारमेंट्स। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब ये सारे बिजनेसेस एक साथ क्या करेंगे? कोलैब करेंगे। ये सारे बिजनेसेस एक साथ क्या करेंगे? कोलैब करेंगे। क्या? किस लिए कोलैब करना है सर? देखो, हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन क्यों होता है? दे कम टुगेदर, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। देखो, दे कम टुगेदर फॉर व्हाट? फॉर अ कॉमन गोल, फॉर अ कॉमन गोल, फॉर अ कॉमन गोल। किस प्रकार का गोल सर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या बताओ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझना, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये भाई मेरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब एक दिन में तो रिसर्च नहीं हो सकता, डेवलपमेंट एक भी, ये सालों साल का प्रोजेक्ट है एंड सालों साल किसी प्रोजेक्ट को चलाते रहना, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या हम लोग ये कर सकते कि इसका सोल्यूशन ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग कि पकड़ लो, देखो रिसर्च ही तो करना है ना, तो रिसर्च कर रहे हैं तो एक साथ सारे बिजनेसेस जो सेम लाइन में हैं, जो सेम काम कर रहे हैं, एक साथ अगर हम लोग पैसा लगाकर, अगर हम लोग एक साथ पैसा लगाकर काम कर रहे हैं, एक साथ अगर हम लोग पैसा लगा के, अपना टाइम लगा के काम कर रहे हैं, तो अपने को वो जो फिनेंशियल बर्डन है अपने ऊपर, ये कम गिरेगा। ईच बिजनेस के ऊपर उसका जो फिनेंशियल बर्डन है वो कम गिरेगा, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? हाँ जी, कम गिरेगा ना, क्योंकि उसमें क्या होगा? खर्चा कम हो जाएगा, उसमें खर्चा कम हो जाएगा। और सारे देखो, अलग अलग बिजनेसेस है, इनका अलग अलग एक्सपर्टीज़ भी हो सकता है कि कोई बंदा पैंट बहुत अच्छा बनाता है, कोई बंदा टी शर्ट बहुत अच्छा बनाता है, कोई बंदा हो गया जो है अंडर गारमेंट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के, लेकिन क्लोथ्स ही तो है ना, तो एक ही प्रकार के बिजनेसेस है इनका, लेकिन उनका एक प्रकार का एक्सपर्टीज़ होगा किसी एक क्लोथ में, है ना, तो उसमें काम आ जाएगा। और इनोवेशन जल्दी होगा। एक बंदा अगर किसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और उसके ऊपर, उसी सेम टॉपिक के ऊपर अगर एक टीम ऑफ बंदे, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल रिसर्च करे, तो उसमें क्या होगा? उसमें टाइम कंजप्शन कम लगता है, राइट? वो जल्दी जो है हो पाएगा, वो जल्दी हम लोग रिसर्च कर पाएंगे, जल्दी डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कॉस्ट घटेगा। तो ये समझ में आ रहा है हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन क्यों होता है? हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन इसीलिए होता है। अंडरस्टूड? रीजन क्या है हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन का? रीजन फॉर हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन, नंबर ए, रीजन बताओ फटाफट। शेयर द कॉस्ट, ठीक है, शेयर द कॉस्ट। नेक्स्ट, बी बताओ, कंबाइन एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपर्टीज एक साथ आ जाते हैं। सी बताओ, एक्सेलरेट या फिर एसेलरेट व्हाट? इनोवेशन। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा चीज़ है भाई मेरे। हॉराइजेंटली बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ क्यों आते हैं? हॉराइजेंटली बहुत सारे बिजनेस एक साथ इसलिए आते
क्योंकि उनका काम एक है, बिजनेस एक है, तो उनको वो अगर एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो खर्चा कम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हर किसी बिजनेस में लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, हर किसी बिजनेस में लगता है। ऐसा नहीं कि गारमेंट्स के बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं लगता, उस पर भी लगता है बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है? और एक एग्जाम्पल बताओ ना सर, और एक एग्जाम्पल बताओ। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। क्या बताओ? कम्युनिकेशन कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ये क्या करते हैं? ये ऑफन शेयर करते हैं, क्या बताओ? शेयर्स टावर, वो जो टावर लगा होता है ना, आपने देखा होगा, वो टावर शेयर करते हैं, टावर शेयर करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टावर शेयर करते हैं, ऑप्टिक केबल्स शेयर करते हैं। तो अच्छा, ये केबल्स वगैरह, टावर वगैरह शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि देखो एक टावर लगाने में बहुत खर्चा लगता है, एक टावर लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो एक टावर से अगर दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज काम कर पा रहे हैं तो दोनों एक साथ इन्वेस्ट करेंगे ना, दोनों एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उसको कहा जाता है कोलैब, उसको कहा जाता है कोलैब करना। तो ये समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है? रिड्यूस रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव नेटवर्क का कनेक्शन अच्छा होता है, नेटवर्क कवरेज। क्या आपको समझ में आ रहा है? हॉराइजेंटल कोलैबोरेशन क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट अपना वर्टिकल कोलैबोरेशन। अच्छा, वर्टिकल कोलैबोरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्टिकल कोलैबोरेशन। वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब होता है ये जो चेन है ना, ये चेन ऑफ बिजनेसेस है, ये एक प्रकार का चेन है ना, ये एक प्रकार का चेन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो ये टाटा टी पीते हो ना, ड्रिंक करते हो घर में, टी या फिर कॉफ़ी कुछ भी, तो क्या टाटा साहब, रतन टाटा पर्सनली आपके घर में आके देकर जाते क्या? हाँ जी, पर्सनली आके देकर जाते? नहीं बेटा, उसमें एक चेन लगता है, उसमें एक चेन ऑफ प्रोसेसेस है, एक काम के बाद एक दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसके बाद फाइनली जाके आपके घर में पहुंचता है आपका टाटा टी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो उसके सप्लाई चेन में जो सप्लाई, किसी भी कंपनी के जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस का जो सप्लाई चेन है, कंपनी में यूज़ नहीं करूँगा वर्ड यहाँ पे क्योंकि वो बाद में देखेंगे, सिर्फ आप ये समझो, क्योंकि यहाँ पे LLP भी हो सकता है बिजनेस कोलैबोरेशन में। तो कंपनी नहीं, हम लोग क्या बात करेंगे? बिजनेस का। हम बोलेंगे किसी भी बिजनेस में जो उसका चेन ऑफ सप्लाई होता है, किसी भी बिजनेस में, बताओ ना, किसी भी बिजनेस में जो उनका चेन ऑफ सप्लाई होता है, सप्लाई चेन होता है, ठीक है, उसमें कोलैबोरेशन होता है। तो क्या होता है बताओ? बिजनेस कोलैबोरेट्स विथ कंपनीज इन इट्स सप्लाई चेन। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे कि सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे कि सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, किसके लिए? टू मिनिमाइज द रिस्क एंड कॉस्ट। तो इसको लिखना है वरना भूल जाओगे। क्या लिखना है? वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है वर्टिकल कोलैबोरेशन में? वर्टिकल कोलैबोरेशन में होता क्या है वो तो बताओ। वर्टिकल कोलैबोरेशन में क्या होता है सर? यहाँ पे ना बिजनेसेस कोलैब विथ कंपनीज in its supply chain, in its supply chain, in its supply chain, supply chain, in its supply chain। क्या ये समझ में आ रहा है? अपने सप्लाई चेन में जो बंदे हैं उनके साथ कोलैब होता है, उन समझ में आ रहा है? सप्लाई चेन में जो बिजनेसेस है उनके साथ कोलैब होता है, जैसे कि लाइक सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्या बताओ? डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी।
ये क्यों किया जाता है, रीज़न वाई, क्वेश्चन है वाई, ठीक है, क्वेश्चन है क्या बताओ, वाई, वाई क्यों, वाई कोलैब, हाँ जी, टू मिनिमाइज, टू क्या बताओ, मिनिमाइज रिस्क, टू मिनिमाइज रिस्क एंड कॉस्ट, ठीक है, मिनिमाइज रिस्क एंड कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे, ये जो अपना वर्टिकल कोलैबोरेशन है, देखो कोलैबोरेशन का मतलब क्या, दो बिजनेसेस, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस एक साथ आ रहे हैं फॉर, बताओ ना, फॉर क्या, दो बिजनेसेस मिलके एक एंटिटी हो गया, ऐसा नहीं है भाई मेरे। जब कोलैब लिखा होगा मतलब होता है दो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट ही है लेकिन काम एक साथ कर रहे हैं, दो सेपरेट एंटिटी है वो सेपरेट ही है, टू सेपरेट एंटिटी बोथ आर सेपरेट लेकिन काम एक साथ कर रहे हैं, ये है इसका मतलब होता है कोलैब। इसका मतलब ये टेक ओवर वगैरह नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तुम जब घर पे तुम्हारा पहला डेस्कटॉप लेकर आए विंडोज़ का, तुम जो विंडोज़ का पहला डेस्कटॉप लेकर आए अपने घर पे, तो उसके साथ कंप्यूटर के साथ एंटीवायरस मिला था कि नहीं, हाँ जी, अवीटा करके था, बहुत कुछ था, मैं तो भूल भी गया, ठीक है, बहुत साल पहले का बात है। तो एंटीवायरस था कि नहीं, हाँ, एंटीवायरस क्या विंडोज़ का था, नहीं, विंडोज़ का डिफेंडर वो अलग है, जो कि पहले पावरफुल नहीं था, अब बहुत पावरफुल है। अब तुम अपने कंप्यूटर में अगर तुम विंडोज़ चला रहे हो तो इस कंप्यूटर में एंटीवायरस ना भी डालोगे तब भी को फुल सिक्योरिटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि विंडोज़ का डिफेंडर सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है। लेकिन पहले मजबूत नहीं था, अब तो मजबूत हो चुका है ना, पहले मजबूत नहीं था। तो पहले जब मजबूत नहीं था तो क्या किया जाता था, तो थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ किया जाता था। तो ये जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस है, जैसे कि कह लो आपका ये अवीटा करके था, आई एम नॉट श्योर अवीटा था क्या था, मैं भूल गया, लेकिन ये जो एंटीवायरस है ये किसी दूसरे कंपनी का था, दूसरे बिजनेस का था। इन लोगों ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट और इसने क्या किया, कोलैब किया अपने आप, समझ में आ रहा है, कोलैब किया। तो कोलैब करके उसने दोनों, आपको पीसी भी मिलता था एंड एंटीवायरस भी मिलता था, समझ में आ रहा है। ये एक हो चुका है इनबिल्ट, जो कि कंप्यूटर में क्या होता था। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक कंप्यूटर, देखो अपना जो कंपनी का मालिक है माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स, उससे वो कंप्यूटर बनाता था, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर भी बनाता था, ठीक है, लेकिन इसको डिलीवरी कैसे किया जाता था, वो यूएसए से कंप्यूटर यहाँ पे तुम्हारे घर तक है कैसे पहुँचता था, बताओ ना, बाय एरोप्लेन यूज़ करके, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन एरोप्लेन यूज़ करके, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बताओ, ट्रांसपोर्टेशन। तो पकड़ लो किसी भी एयरलाइन के साथ अगर तुमने कोलैब कर लिया कि भैया मेरा तो बहुत जो है माल जाने वाला है, तो कोलैब करते हम लोग, तो क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस, देखो ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला हूँ मैं, क्या देने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला हूँ, तो हम लोग कोलैब करते हैं, ठीक है। तो एयरलाइन कहते हैं ठीक है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो हमको भी कोलैब करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे बताओ, कोलैब करते थे, समझ में आ रहा है ना। एयरलाइन टू शिप द प्रोडक्ट का शिपिंग जो है, प्रोडक्ट का शिपिंग वो एयरलाइन वाले देख लेते थे। अच्छा और एक एग्जांपल बताओ, बताओ ना, लोकल एग्जांपल। अच्छा मिंत्रा से तुम जो शॉपिंग करते हो, घर तुम्हारा प्रोडक्ट कौन देकर जाता है, कटरीना कैफ, नहीं, हाँ जी, शॉपिंग जब करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट घर में कौन देकर जाता है, ई कार्ट वाले। अब जो ई कार्ट वाले मिंत्रा का थोड़ी ना है, इन लोगों ने क्या किया बताओ, कोलैब, सप्लाई चेन में कोलैब हुआ है भाई मेरे,
तो मिंत्रा से माल जो है वो आता था तुम ई कार्ट के पास, ई कार्ट तुमको पहुंचाता था माल। समझ में आ रहा है? ई कार्ट कह लो, ब्लू डार्ट कह लो, ये सारे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका वर्टिकल, जो सप्लाई चेन में बैठता है। ठीक है, जो सप्लाई चेन में बैठता है। क्या ये क्लियर है भाई मेरे? क्या ये बहुत ज़्यादा क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? ज़िंदगी आसान है कि नहीं, बताओ। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शनल। क्या बताओ? इंटरसेक्शनल। इंटरसेक्शनल को थोड़ा हम लोग दूर लेकर जाते हैं यहाँ से। ये 2 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शनल वाले। इंटरसेक्शनल का देखेंगे हम लोग। क्या बताओ? इंटरसेक्शनल का देखेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शनल कोलैब क्या होता है? इंटरसेक्शनल कोलैब क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ये भी कोलैब है, इंटरसेक्शनल कोलैब। ठीक है, क्या होता है इंटरसेक्शनल कोलैब? इंटरसेक्शनल कोलैब क्या होता है तुमको मैं समझाता हूँ। हर एक बिजनेसेस का ना, हर एक बिजनेस का, ये अलग अलग बिजनेस है, इनका एक एक्सपर्टीज होता है। एक्सपर्टीज होता है, ठीक है, एक्सपर्टीज होता है। टू क्रिएट, बताओ ना, टू क्रिएट क्या? म्यूचुअल बेनिफिट। ये कोलैब करते हैं। तो इस बंदे का एक एक्सपर्टीज़ है, इसका एक अलग एक्सपर्टीज़ है, ये इसका एक अलग एक्सपर्टीज़ है, इसका एक अलग एक्सपर्टीज़ है, इसका एक अलग एक्सपर्टीज़ है। अब हर एक बिजनेस का अपना अपना अलग एक्सपर्टीज़ है। पकड़ लो, एक बिजनेस में अगर सारा एक्सपर्टीज़ मिल जाए तो क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट होगा ना, कि इस बंदे का एक्सपर्टीज़ जो है ये बंदा यूज़ कर रहा है, इस बंदे का एक्सपर्टीज़ जो है ये बंदा यूज़ कर रहा है, इस बंदे का एक्सपर्टीज़ ये बंदा यूज़ कर रहा है, और इस बंदे का एक्सपर्टीज़ जो है ये बंदा यूज़ कर रहा है, ये बिजनेसेस यूज़ कर रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बताओ ना। हाँ, समझ में आ रहा है? ओके ओके। देखो देखो, एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। पकड़ लो अंकल चिप्स। अंकल चिप्स। अब तुम सोच रहे हो कि सर अंकल ही जाते हैं चिप्स बनाने, मतलब आलू उगाने, फिर अंकल ही लेकर आते हैं आलू घर पे, फिर अंकल जो है वो चिप्स बनाते हैं जिसका नाम पड़ जाता है अंकल चिप्स। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। होता क्या है? एग्रीकल्चर, देखो ये जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, क्या ये एग्रीकल्चर के बिना चल पाएगा? नहीं। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आलू कैसे वो प्रोसेस किस चीज़ को करेगा? क्या ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के बिना ये एग्रीकल्चर चल पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर उसका आलू प्रोसेस होके चिप्स बन के ना जाए तो आदमी क्या खाएगा, कैसे खाएगा? आलू उठा के सिर्फ चबाता जाएगा? नहीं। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना। हाँ जी, इंटरडिपेंडेंट। इसका सेक्शन अलग है एक्सपर्टीज़ का, इसका सेक्शन अलग है एक्सपर्टीज़ का। इसको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है कि नहीं? हाँ सर है। तो क्या करेंगे ये लोग? ये क्या करेंगे बताओ? एक्सचेंज करेंगे एक्सपर्टीज। समझ में आ रहा है? तो एग्रीकल्चर वाले इसके साथ कोलैब करेंगे एंड फूड प्रोसेसिंग वाले एग्रीकल्चर के साथ कोलैब करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर है कि नहीं ये बताओ। हाँ जी, और एक एग्जांपल दो ना सर, जैसे कि एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पकड़ लो, कोई स्टार्टअप है जो एप्लीकेशन बनाता है, एजुकेशनल एप्लीकेशंस बनाते हैं, स्पेसिफाइड एजुकेशनल एप्लीकेशन जो कि एजुकेशन में काम आता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ लेना, मॉक टेस्ट देना, फिर बुक्स सप्लाई करना, ये सारे एजुकेशन वाले एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब ये जो टेक वाला बंदा है, इसको अगर मैं एजुकेशन ना दूँ, मतलब इसको अगर मैं कंटेंट ना दूँ, तो वो बनाएगा क्या, वो छोड़ेगा क्या, वो करेगा क्या? है ना? तो मैं अगर टेक वाले को अपना कुछ भी ना दूं तो टेक वाला कमाएगा कैसे? है ना? कोई उसका सोर्स नहीं है। तो वो क्या करेगा? मेरे से एक्सचेंज करता है, कहता है कि आप अपना जो भी कंटेंट है वो मुझको दो और मैं आपको टेक दूंगा। जैसे कि जिस टेक के मदद से आप सप्लाई कर पाओगे, आपका एजुकेशन सप्लाई कर पाओगे दुनिया के कोने कोने में। क्या ये इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, बताओ ना।
हाँ इंटरडिपेंडेंट है सर, समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरा टेक है एपेक्स, एपेक्स जो है ये मेरा कंपनी है, मतलब जिसके साथ मैं कोलैब कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग दी टेक्नोलॉजी, फॉर प्रोवाइडिंग दी एप्लीकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग दी वेबसाइट। समझ में आ रहा है। मैं उनको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट जो चलता है उनके एप्लीकेशन में, एंड वही कंटेंट जो है मैं पहुँचा पा रहा हूँ सबके पास। समझ में आया ना, उनके टेक की मदद से। समझ में आ रहा है। इसको कहा जाता है इंटरसेक्शनल, इंटरसेक्शनल। अच्छा इसका लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन में लिख के नहीं आ सकते, आपको लिखना भी होगा एग्जामिनेशन में। तो क्या लिखना है सर वो भी बता दो। सब बताता हूँ भाई मेरे, जब तक मैं हूँ ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो क्या लिखना है, टू शेयर, टू शेयर देयर यूनिक, टू शेयर देयर यूनिक एक्सपर्टीज, टू क्रिएट। क्या क्रिएट होगा, बेनिफिट। किस प्रकार का बेनिफिट, म्यूचुअल है, वन साइडेड है क्या सर, नहीं म्यूचुअल बेनिफिट है। टू क्रिएट म्यूचुअल बेनिफिट। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। दूसरा लिख सकते हो तुम टेक एंड एजुकेशन। इससे बेनिफिट क्या होता है वो तो पूछो भाई मेरे, तुम इतना लिख रहे हो लेकिन बेनिफिट ही नहीं लिख रहे हो सर। तो बेनिफिट तो देखो, इसका बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट देखेंगे हम लोग। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट है क्या बताओ, इंक्रीज्ड इनोवेशन। दूसरा देखो, इंक्रीज्ड इनोवेशन का मतलब क्या होता है। अब तुम सोचोगे सर टेक और एजुकेशन मिलके क्या इन्वेंट कर रहे हैं। इनोवेशन सिर्फ वो नहीं होता कि मतलब किसी ने कोई फार्मूला बना दिया, ऐसे भी इनोवेशंस होते हैं कि पढ़ाने के टेक्निक, अलग अलग टेक्निक, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये भी तो एक प्रकार का इनोवेशन है ना। लाइव लेक्चर्स देना वो भी एक प्रकार का इनोवेशन हुआ था, कि लाइव हम लोग, मैं घर में बैठ के तुमको पढ़ा सकता हूँ, लाइव एक प्रकार का इनोवेशन है ना। तो वो है इंक्रीज्ड इनोवेशन। एनहेंस्ड मार्केट रीच, बताओ क्या, एनहेंस्ड मार्केट रीच मतलब गुजरात में बैठी हुई पुष्पा पढ़ सकती है हमसे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वे राजस्थान में बैठा हुआ अनिल वो भी पढ़ता है मेरे से। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी रिस्क मिटिगेशन। क्या बताओ, रिस्क मिटिगेशन का मतलब ही होता है रिडक्शन और इन रिस्क। समझ में आ रहा है ना, रिस्क को कम करना, ठीक है, उसका सीरियसनेस को कम होना, रिस्क कम करना। अब देखो अगर मैं टेक भी करूँ, मैं टेक्नोलॉजी भी चलाऊँ, मैं खुद टेक्नोलॉजी भी चलाऊँ, मैं अपना वीडियो लेक्चर्स भी बनाऊँ, मैं तुमको नोट्स भी बना के दूँ, तो रिस्क है कि नहीं, इसमें मेल फंक्शन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर कोलैब करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सपर्टीज़ है वो बंदा वो करेगा, है ना। तो रिस्क मिटिगेशन, कॉस्ट रिडक्शन, क्या बताओ, कॉस्ट रिडक्शन। क्या ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, देखिए नेक्स्ट क्या है बताओ, जॉइंट वेंचर। क्या है बताओ, जॉइंट वेंचर। क्या बताओ, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है ना, इसका टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे जॉइंट वेंचर। अब इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको, टेंशन मान लो। ये देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन जैसे खत्म होगा उसके बाद ही आएगा टॉपिक जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर वाला वहाँ पे देख लेंगे, जॉइंट वेंचर वाले कोलैबोरेशंस। क्या है, समझ में आ रहा है। तो जॉइंट वेंचर हम लोग वहाँ पे देखेंगे। इक्विटी का क्या है सर, इक्विटी का बहुत ईजी है, अ कंपनी एक्वायर्स अ माइनर इक्विटी स्टेक इन अनदर बिजनेस। समझ में आ रहा है। इक्विटी स्टेक जो है ना दूसरे बिजनेस का थोड़ा बहुत एक्वायर कर लेता है एक कंपनी। उससे क्या होता है,
उससे क्या होता है, जो कंपनी एक्वायर करता है वो पैसा देता है उसको, किसको, बिजनेस को, जिसने अपना शेयर बेचा है, जिसने उसका शेयर बेचा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इक्विटी का समझेंगे हम लोग। देखो इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है पता है? अ कंपनी अक्वायर्स, क्या अक्वायर करता है? शेयर्स। कंपनी एक्वायर्स क्या, बताओ? शेयर्स। या तो हम लोग कह सकते हैं माइनर इक्विटी स्टेक, माइनर इक्विटी स्टेक किसमें? इन किसमें एक्वायर होगा? इन अनादर बिजनेस, इन अनादर बिजनेस। क्या ये समझ में आ रहा है? इन अनादर बिजनेस। क्यों 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 दूसरे बिजनेस में एक्वायर हो रहा है, उसको क्यों एक्वायर कर रहे हैं बताओ ना? इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। क्या बताओ? मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक कंपनी जो है, इसको देखो अच्छे से, ये कंपनी क्या करेगा? अक्वायर करेगा माइनर इक्विटी स्टेट किसी दूसरे बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि उसको मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करना है। तो बिजनेस इसको क्या देगा? शेयर देगा, और बिजनेस को ये क्या देगा? देगा पैसा। अब इस प्रकार के कोलैब क्यों होते हैं? इस प्रकार का कोलैब होता है जैसे कि स्टार्टअप वगैरह में, क्या बताओ? स्टार्टअप वगैरह में समझना अच्छे से। ये जो स्टार्टअप है ना, इनमें होता है इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप में होता है स्टार्टअप फंडिंग इन इक्विटी बेसिस। समझ में आ रहा है? स्टार्टअप को फंड करना इक्विटी बेसिस में, क्योंकि स्टार्टअप, तेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? इक्विटी शेयर चाहिए तेरे से। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है? ओके। और एक प्रकार का एग्जांपल बताओ। इक्विटी पार्टनरशिप इन टेक्निकल नो हाउ। इसका मतलब क्या होता है? समझाता हूँ, सुनो। पहले इतना लिखो, इक्विटी पार्टनरशिप इन टेक्निकल नो हाउ। सुनना अच्छे से, ये जो टेक्निकल नो हाउ होता है ना, बहुत बढ़िया चीज़ होता है। टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है किसी भी प्रकार का नया स्किल, किसी प्रकार का, बताओ ना, नया प्रकार का स्किल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर डेवलप, ये तो एग्जाम्पल है, इस और भी बहुत अलग कुछ हो सकता है। ये क्या है? ये होता क्या है? ये मतलब रेयर चीज़ होता है कि कोई बंदा स्किल डेवलप कर लिया, एक नया स्किल। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो सॉल्व हो गया, ठीक है। बरसों से सॉल्व नहीं हो रहा था ये प्रॉब्लम, भी सॉल्व हो गया। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर नहीं था इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी से सॉफ्टवेयर आ चुका है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये टेक्निकल नो हाउ के कैटेगरी में आता है कि नया चीज़ इन्वेंट करना। समझ में आ रहा है? नया चीज़ इन्वेंट करना, समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो ये जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना, कोई प्रॉब्लम था सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, कोई प्रॉब्लम था बताओ ना, क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए। ठीक है, इंजीनियरिंग में कोई स्किल, क्या बताओ ना, इंजीनियरिंग में कोई स्किल, इंजीनियरिंग में स्किल, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ये एक प्रकार का इन्वेंशन ही तो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो एक प्रकार का इन्वेंशन है ना, तो इनका क्या होता है, ये इसका डिज़ाइन ही होता है ना, डिज़ाइन होता है, प्रोटोटाइप बनते हैं। तो जो प्रोटोटाइप्स बनते हैं, डिज़ाइन, ये तो एक प्रकार का इन्वेंशन है ना, डिज़ाइन बनता है, प्रोटोटाइप बनता है, तो इंजीनियरिंग में स्किल हो चुका है। इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, या तो सॉफ्टवेयर ही डेवलप करवा दिए, जैसे कि गूगल मैप्स सॉफ्टवेयर ही डेवलप करवा दिए, समझ में आ रहा है, किसी दूसरे थर्ड पार्टी ने। तो क्या होता है कि तुम किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हो, ईथर या फिर ओला पकड़ लो, ओला वो एक प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है जो कि ईवी व्हीकल्स। अब प्रोजेक्ट को लेकर जो वो काम कर रहा है ना, वो टेक्निकल नो हाउ में आता है, जैसे कि कोई एक नया चीज़ इन्वेंट करना कि ये ईवी कैसे काम करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। आज नहीं, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो कॉमन हो चुका है ईवी। ठीक है, तो कैसे करेगा, नहीं करेगा, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे कंपनी में, मैं कोलैब करूँगा। वो कोलैब कैसे करना है, इन्वेस्ट करके। तुम एक कंपनी हो, तुम्हारे कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँगा, और तुम्हारे कंपनी में बैठ के मैं देख सकता हूँ कि तुम कैसे बनाते हो इस चीज़ को, तुम कैसे अपने स्टाफ को लगाते हो इस टेक्निकल नो हाउ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इंजीनियरिंग का किसी प्रकार का प्रोटोटाइप बनाने में। समझ में आ रहा है? तो ये इक्विटी प्रकार का कोलैबोरेशन। क्या है, क्लियर है भाई मेरे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी है। हाँ जी, तो एग्जाम्पल्स भी समझ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो ये 5 हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले ना, वो है फॉरेन कोलैबोरेशन। क्या बताओ? फॉरेन कोलैबोरेशन देखेंगे। फॉरेन कोलैबोरेशन के बाद तुम्हारा कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा जॉइंट वेंचर। देखो अच्छे से, हम लोग क्या देखेंगे अभी, न्यू टॉपिक क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बताओ? फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है सिंपल चीज, एटलीस्ट जो तुम कोलैब कर रहे हो ना, यहाँ पे एटलीस्ट, अब कोलैब तो एक दो कंपनी सिर्फ ऐसे, मतलब नेसेसरी नहीं कि 2 ही कंपनी कोलैब करेंगे, बहुत सारे कंपनीज कोलैब कर सकते। उन बहुत सारे कंपनीज में से एक कंपनी एटलीस्ट होना चाहिए डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब लोकल वाला कंपनी, और एटलीस्ट एक होना चाहिए आपका, क्या बताओ, फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एंटिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है फॉरेन कोलैबोरेशन। ये क्यों किया जाता है? हाँ जी, एक टास्क को, गोल क्या होता है इस चीज़ का कि क्यों कोलैब कर रहे हैं हम लोग? टू अचीव, टू अचीव, टू अचीव या फिर अंडरटेक अ टास्क जॉइंटली। मतलब A1 एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे, A1 एग्जाम्पल, इंडियन इंटरनेशनल सब एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल देखो, 3 प्रकार का एग्जाम्पल दूंगा। एक दूंगा कैनेडियन एग्जाम्पल, कैनेडियन कंपनी के साथ अपना कोलैब। दूसरा दूंगा डच। तीसरा दूंगा जापानीज, जापानीज कंपनी। मैंने यहाँ पे जापान इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कंपनीज है। कौन सा कंपनी है? जापानीज कंपनी, कैनेडियन कंपनी। ठीक है, तो कैनेडियन कंपनी के साथ इंडियन कंपनी का, जैसे कि सर एग्जांपल के तौर पे बताओ, एग्जांपल के तौर पे बहुत बड़ा एग्जांपल है ICICI लोम्बार्ड GIC, याद आ रहा है? ICICI लोम्बार्ड GIC। ठीक है, ये 2 कंपनी का मिक्सअप है। एक है ICICI बैंक लिमिटेड इंडिया, दूसरा है फेयरफैक्स, फेयरफैक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें?
भाई मेरे बताओ ना यार, डरते काहे हो, बताओ फटाफट। चीज़ें क्लियर हो रही है? टेंशन वाली बात तो नहीं है? ओके। अच्छा, देखो फटाफट। तो ये होगा आपका, तो फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड कनाडा, ठीक है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड कनाडा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो चुका है आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इंडिया एंड फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड कनाडा का कंपनी है, ठीक है। इन दोनों का कोलैब है, क्या बताओ? इन दोनों का क्या है बताओ? फॉरेन कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट आता है डच वाला। डच में है अपना कंपनी, बताओ कौन सा? आई, अच्छा इसको रेड इंक से लिखते हैं फटाफट। ING ग्रुप, ING ग्रुप एंड विस्या बैंक। तो इसमें जो भाई मेरे INC ग्रुप है और विस्वा बैंक है, ये दो अलग अलग कंपनीज है, दोनों अलग अलग नेशनलिटी है। तो INC ग्रुप जो है, देखो बताओ बताओ फटाफट। INC ग्रुप जो है वो नीदरलैंड का है, क्या बताओ? नीदरलैंड। सर अभी तो अपने डच बताया सर। नीदरलैंड में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो डच भाषा कहते हैं, डच भाषा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपका होलैंड है, ये सब एक ही है, नीदरलैंड में आता है। अंडरस्टूड? तो आप कह सकते हो कि ये जो नीदरलैंड है इसी को डच कहा जाता है, डच नीदरलैंड एक ही चीज़ है। अंडरस्टूड? होलैंड जो है ये भी नीदरलैंड में ही है। तो ये समझ में आ रहा है, ये नीदरलैंड हो चुका है एंड ये होगा इंडिया। तो ये जायंट ग्रुप्स है भाई मेरे, छोटे मोटे कंपनीज हैं। जापानीज़ का बताओ सर। जापानीज़ का है एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल है आपका, बताओ ना सर, बताओ ना जापानीज़ का। जापानीज़ का प्राइम एग्जाम्पल है आपका, बताओ। मैं बताऊँ? डोकोमो, 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 टाटा एंड डोकोमो। ये जो डोकोमो है ना, ये है आपका जापानीज़ एंड ये टाटा है, ये है आपका इंडियन, इंडिया। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ सर, ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे वो होगा जॉइंट वेंचर। क्या बताओ? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो होगा जॉइंट वेंचर। तो हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में बताओ? जॉइंट वेंचर के बारे में। वेंचर के बारे में हम लोग सीखने वाले, क्या बताओ? जॉइंट वेंचर के बारे में। अच्छा, जॉइंट वेंचर का मतलब हम लोग समझते हैं। जॉइंट वेंचर कुछ नहीं होता है, जॉइंट वेंचर होता है एक एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। देखो एसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, टू और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। या तो टू और मोर इंडिविजुअल हो सकता है, या तो बिजनेस एंटिटी हो सकता है, बिजनेस एंटिटी हो सकता है। वो क्या करते हैं? वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन देयर रेस्पेक्टिव, क्या बताओ? रेस्पेक्टिव एंटरप्राइज। जॉइंट है ना, जॉइंट वेंचर, तो दोनों मिलके एक नया वेंचर होना। एंटरप्राइज, फिनेंशियल रिसोर्सेस, फिनेंशियल रिसोर्सेस, स्किल एंड एक्सपर्टीज, क्या बताओ? क्या बताओ? रिसोर्सेस, स्किल एंड एक्सपर्टीज, स्किल एंड एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो नॉलेज। किस में लगाते हैं ये सारा सब कुछ सर? इन अ प्रोजेक्ट,
तो भैया जॉइंट वेंचर क्या है बताओ फटाफट, जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है भैया, जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन है, दो इंडिविजुअल या फिर दो कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन है, सो दैट अपना क्या क्या बताओ ना, कंबाइन कर पाए, क्या अपना एंटरप्राइज कंबाइन कर पाए, रिसोर्सेज कंबाइन कर पाए, स्किल कंबाइन कर पाए, एक्सपर्टीज कंबाइन कर पाए, नॉलेज कंबाइन कर पाए इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के पीछे लगवा पाए वो लोग, समझ में आ रहा है, वो होता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, दोनों मिलके होना, समझ में आ रहा है, हाँ जी, ओके ओके। अच्छा देखो इसका फीचर देखेंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है, क्या देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में क्या है, इसका फीचर क्या क्या रहता है पता है, ये एक टेम्पररी नेचर का है, क्या बताओ, टेम्पररी नेचर का बनता है कि जैसे काम खत्म हो गया वैसे इसको बंद कर दो। ठीक है, इसमें ओनरशिप दो रहता है या फिर ज़्यादा, दो भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दो एंटिटी या फिर उससे ज़्यादा भी एंटिटीज एक साथ आ रहे हैं ना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो क्या है बताओ, शेयर्ड ओनरशिप, क्या है समझ में आ रहा है इतना। फिर है शेयर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी शेयर होगा ऑब्वियसली, है ना, प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो लॉस शेयर होगा कि नहीं, लॉस भी शेयर होगा। 4 सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ये, क्या बताओ, सेपरेट लीगल, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसका अलग ही नेचर होता है, अलग ही इसका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा 5, अच्छा शेयर्ड प्रॉफिट लॉस रिस्क कौन शेयर करेगा, रिस्क शेयर नहीं करोगे, हाँ रिस्क भी शेयर होगा। अच्छा ये सब करने से पहले ना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होगा, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, क्या बताओ, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, क्या ये समझ में आ रहा है। इसके ना 2 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप होता है आपका इक्विटी, दूसरा टाइप होता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में होता है, दूसरा होता है इक्विटी की बेसिस पे। ठीक है, कि इक्विटी देना एंड फिर उसका एक साथ हो जाना जॉइंट वेंचर के ऊपर एक अलग चैप्टर ही आएगा उसका, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे आप लोग और डिटेली सीख सकोगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दे दिया, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में भी हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, इस पर्पस के लिए हम लोग मीट कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा पर्पस तो बंद कर देंगे, क्या समझ में आ रहा है, ओके। ठीक है, ये सारे फीचर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे सर बताओ ना, एग्जाम्पल के तौर पे है अपना एग्जाम्पल्स, एक एकदम जेनजी वाला एग्जाम्पल देता हूँ, स्टारबक्स, टाटा स्टारबक्स। अच्छा ये जो स्टारबक्स है ना, ये है आपका अमेरिकन कंपनी, और ये जो टाटा है क्या बताओ, इंडियन। समझे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है, बताओ किस पर्पस के लिए, कॉफ़ी का बिजनेस करने के लिए। अगर कॉफ़ी का बिजनेस बंद हो रहा है तो ये दोनों बंद हो जाएगा, ये दोनों मिलके तीसरा बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, समझ में आ रहा ना, ये टाटा स्टारबक्स दूसरा और कोई अलग बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, कॉफ़ी का बिजनेस खत्म तो खत्म। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बताओ ना सर, थोड़ा देसी थोड़ा हार्डकोर एग्जाम्पल बताओ ना सर, महिंद्रा एंड रेनॉल्ट का, महिंद्रा एंड रेनॉल्ट लिमिटेड। महिंद्रा है कि कौन सा कंपनी बताओ, इंडिया का कंपनी, रेनॉल्ट है अपना फ्रांस का कंपनी, ये जॉइंट वेंचर चलाते हैं। समझ में आ रहा है, जॉइंट वेंचर क्लियर हो चुका है, जॉइंट वेंचर यहाँ तक ही, बाकी जो है हम लोग देखेंगे मार्किंग के टाइम में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्या ही बताऊँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्या बताओ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल सीखेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग
SPV क्या कहते हैं हम लोग? SPV क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके, स्पेशल पर्पस का मतलब समझ में आ रहा है? स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है? कोई खास, स्पेशल पर्पस का मतलब होता है खास मकसद, खास मकसद के लिए बनाया गया, खास मकसद के लिए बनाया गया है। लेकिन क्यों? मकसद क्या है? क्यों और क्या? वाई इट इज़ फॉर्म्ड और वाई इट इज़ मेड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। वो मकसद क्या है? व्हाट इज़ द मकसद, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो भी हम लोग समझेंगे। एंड ये होता क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। स्पेशल पर्पस, सिर्फ इतना दिमाग में रखो, स्पेशल पर्पस का मतलब होता है स्पेशल, किसी कारणवश हमने बनाया हो। ठीक है, अब मैं तुमको एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ स्पेशल पर्पस व्हीकल। देखो, कभी कभार क्या हो जाता है, मैं तुमको समझाता हूँ। कभी कभार जब कोई कंपनी है, ठीक है, उसको कोई टेंडर मिला है, ठीक है, जैसे कि मैं एक समझा देता हूँ तुमको। जैसे कि पकड़ लो, SG करके एक कंपनी है, SG लिमिटेड कंपनी है, इसको मिला है, ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसको मिला है एक टेंडर। किस चीज़ का टेंडर मिला? हाईवे का, हाईवे एंड फ्लाईओवर, हाईवे एंड फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का टेंडर है, और इसका पूरा मेंटेनेंस का भी टेंडर है। समझ में आ रहा है ना? मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन करेगा SG लिमिटेड। समझ में आ रहा है? अब ये एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा रिस्की है, ठीक है, ये टेंडर थोड़ा रिस्की है। तो SG क्या करता है, वो ना एक अपना सब्सिडियरी कंपनी खोल लेता है, नया। क्या बताओ? सब्सिडियरी कंपनी खोल लेता है। ठीक है, SG लिमिटेड ने सब्सिडियरी कंपनी खोली है, AG लिमिटेड, अपना छोटा भाई खोल लिया है उसने। ठीक है, AG लिमिटेड। अब AG लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है, ये सेपरेट है फ्रॉम SG लिमिटेड, और AG लिमिटेड को ये टेंडर दे दिया। SG लिमिटेड ने बोला कि ये टेंडर तेरा है, अब तू इसको बना, तेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब SG लिमिटेड का जो लाइबिलिटी था, इस लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी, हाईवे बनाना, उसका मेंटेनेंस, ये सारा जो बोझ है वो दे दिया है AG लिमिटेड के पास, उसके सब्सिडरी के पास दे दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। क्या बताओ? ट्रांसफ़र कर दिया, क्या बताओ? अपना लाइबिलिटी, अपना लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी रिस्क था, ठीक है, पैसे मिलने का, ना मिलने का, सब जो रिस्क था, वो रिस्क आ चुका है सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर? सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का नुकसान अगर हो रहा है, तो नुकसान होगा सब्सिडरी कंपनी को, ना कि इस पेरेंट कंपनी को। ये होगा पेरेंट कंपनी, पेरेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, वो बिंदास चलेगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी डूब जाएगा, सब्सिडरी कंपनी को नुकसान भरना पड़ेगा। और ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको रिस्क उठाने के लिए बनाया गया है, इसको रिस्क उठाने के लिए ही बनाया गया है, और इसी पर्पस के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो सब्सिडरी कंपनी है ना, ये और कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ यही प्रोजेक्ट का करेगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है इसको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो रिस्क जो है वो क्या करेगा, कौन लेगा? उसका सब्सिडरी कंपनी, और बिंदास कौन रहेगा? उसका पेरेंट कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये फ्लाईओवर का पूरा कंप्लीट हो चुका है काम, तो वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ये बंद कैसे होगा? इसको तो मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो चलता रहेगा। अभी पकड़ लो 10 साल अगर फ्लाईओवर चला, तो 10 साल तक वो चलता रहेगा। 20 साल चला तो 20 साल तक चलता रहेगा कंपनी। जैसे वो फ्लाईओवर ख़त्म, कंपनी भी ख़त्म, कंपनी का काम भी ख़त्म। समझ में आ रहा है? कंपनी हो जाएगा बंद, इसको दूसरा काम असाइन नहीं किया जा सकता, ये कंपनी हो जाएगा बंद। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो छोटा छोटा कंपनी है, नया नया कंपनी, इसको पैसा कैसे मिलेगा? ये फ्लाईओवर कैसे बना लेगा भाई? ये फ्लाईओवर कैसे बना लेगा, कंस्ट्रक्शन करवा लेगा, पैसा कैसे? सर गवर्नमेंट टेंडर देगा। भैया काम तो स्टार्ट करेगा तू
तू काम करेगा, स्टार्ट करेगा, तब जाके तेरे को पैसा बाद में मिलेगा। एडवांस पे थोड़ा बहुत मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। और गवर्नमेंट के तेरे एक साथ 20 करोड़ रुपए दे देगा, नहीं देगा। 20 करोड़ कम है, 100 करोड़ रुपए दे देगा, नहीं देगा गवर्नमेंट तुमको। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, तो ये फंड कैसे रेज करता है? तो क्वेश्चन क्या है देखो, एक पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई मेरे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, किस बात का टेंशन? अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर SPV will get what? बताओ। फंड टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा कैसे मिलेगा? तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है, हाउ विल SPV वर्क? होता क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। इसका जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी है, SPV को कुछ एसेट्स देते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देते हैं। सिर्फ एसेट्स देंगे, लाइबिलिटीज़ नहीं देगा। लाइबिलिटी भी देगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा ना कंपनी, लाइबिलिटी भी दे दिया, एसेट भी दे दिया। अच्छा, एसेट दे दिया। अब SPV जो है ना फंड रेज करेगा, क्या बताओ? फंड रेज करेगा। कैसे फंड रेज करेगा बताओ ना? हाँ जी, कैसे? वो इशू करेगा, फंड रेज बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज इशू करेगा, ठीक है। SPV जो है वो सिक्योरिटीज इशू करेगा। सिक्योरिटीज अगर इशू किया, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह, सिक्योरिटी भी इशू किया ना, तो वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे इन्वेस्टर्स, तो उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, इन्वेस्टर सिक्योरिटी क्यों खरीदेगा? नया कंपनी है, इस पे पास कुछ नहीं है ना भाई मेरे, एसेट है। तो ये जो सिक्योरिटी, ये जो इशू करेगा ना, वो सिक्योरिटी इशू करेगा ना, उस सिक्योरिटी को बैक करेगा अपने ये एसेट्स। सिक्योरिटी बैक्ड बाय एसेट्स। फिर से बताओ, सिक्योरिटी बैक्ड बाय एसेट्स। तो यहाँ पे लिख दो, बैक्ड बाय एसेट्स, ठीक है। सिक्योरिटीज बैक्ड बाय एसेट्स, ठीक है। इतना तुम याद रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इन्वेस्टर आएगा, बोलेगा वाह तुम्हारे पास प्रोजेक्ट भी है, तुम फ्लाईओवर बनाओगे? कंपनी बोलेगा हाँ, AG लिमिटेड बोलेगा हाँ जी फ्लाईओवर बनाएंगे, प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टर खुश। इन्वेस्टर बोलेगा अच्छा, मैं जो ये इन्वेस्ट करूँगा, इसका सिक्योरिटी क्या रहेगा? सिक्योरिटी वही है, हमारे कंपनी के में जो एसेट्स है ना, अगर हम फुलफ़िल ना कर पाए तो एसेट्स बेच के आपका पैसा दे देंगे। हमारे कंपनी में एसेट्स तो है ही, हमारा माँ बाप ने भेजा है, हमारा पेरेंट कंपनी ने भेजा है एसेट। तो इन्वेस्टर जो है वो बैक्ड बाय एसेट्स रहेगा, इन्वेस्टमेंट बैक्ड बाय एसेट्स। तो ये सेफ़ है। क्या है बताओ? सेफ़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी सेफ़ है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाँ, फिर क्या करेगा? इन्वेस्टर कर देगा। इन्वेस्टर क्या बताए? इन्वेस्ट, शेयर खरीदेगा। अब उस शेयर खरीदने में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, पकड़ लो उसने 5,000 शेयर खरीदा है 10 करोड़ रुपए देके, और ये 10 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ये जो 10 करोड़ रुपए मिला है ना शेयर बेच के, किसको? AG लिमिटेड को। यही पैसा वो इन्वेस्ट करेगा अपने फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में। अपने बताओ कहाँ पे? फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में वही पैसा जो है, फंड जो है वो यूज़ करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो SPV यूजेस दिस फंड टू अचीव इट्स पर्पस। तो SPV यूजेस दिस फंड टू, बताओ क्या? अचीव करने के लिए। क्या अचीव करेगा? सचिव नहीं बेटा, निकलो वेब सीरीज से निकलो। सचिव नहीं, अचीव इट्स पर्पस। समझ में आया क्या? ओके, ये समझ में आ चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। ये है तुम्हारा पूरा SPV क्यों बनाया गया ये तो समझ में आ रहा है ना तुमको भाई मेरे? SPV का पर्पस क्या है वो समझ में आ रहा है ना पूरा, कि SPV इस कारणवश बनाया जाता है, SPV में ये काम होता है, SPV इसके लिए हम लोग बनाते हैं SPV को। ये पूरा क्लियर हो चुका है।
एसपीवी का पूरा क्लियर हो चुका है। अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई रैंडम बंदा तुमसे पूछे, अगर रैंडम सेना का बंदा कोई तुमसे पूछ ले कि बेटा ये एसपीवी क्या होता है बताओ ना, तो बता दोगे कि भैया बात ऐसा है कि तुम तो बहुत रेप्यूटेड आदमी हो, है ना, तुम के क्या हो, रेप्यूटेड आदमी हो, रेप्यूटेड कंपनी है तुम्हारा, तुमको मिला है बहुत रिस्की एक प्रोजेक्ट, तुमने प्रोजेक्ट ले लिया। अब तुम सोच रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में हम इतना रिस्क उठा के इसको काम करें कि नहीं, इसके साथ बहुत रिस्क है, तो तुमको नहीं उठाना है फिर रिस्क। तो अगर आपको रिस्क नहीं उठाना है, तुमको आपको क्या कर लेना है, एक एसपीवी खोल लेना है। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल खोल लेना है, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल खोल रहे हो मतलब आप अपना ही एक सब्सिडरी कंपनी खोल रहे हो। तो सब्सिडरी कंपनी को तुमने वो प्रोजेक्ट सौंप दिया, और वो प्रोजेक्ट कौन करेगा, तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी करेगा। और सब्सिडरी कंपनी चलेगा कैसे, सिक्योरिटीज़ बेच के, सिक्योरिटीज़ अपना शेयर बेचेगा वो कंपनी, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपने उस सब्सिडरी को कुछ एसेट रखा है, दिया है, जिस एसेट के बैकिंग पे वो अपना सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉन्च करेगा, सिक्योरिटीज़ पब्लिक को देगा, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज़ जो इन्वेस्टर खरीदेंगे वो पैसे से, उस पैसे से वो अपना जो पर्पस है व्हीकल का, जो जिस पर्पस के कारण खोला गया है, अगर इसमें इस केस में पकड़ लो फ्लाईओवर वाला, तो फ्लाईओवर बनाएगा अपने उस पैसे से। समझ में आ रहा है ना। और अल्टीमेटली रिस्क किसके कांधे पे जाके बैठा है, रिस्क है इन्वेस्टर के कांधे पे। समझ में आ रहा है ना। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी अपने रिस्क से छूमंतर हो जाना, कंपनी अपने रिस्क से छूमंतर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज का वीडियो बेटा यहीं पे ख़त्म होगा, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मार्किंग कराएंगे, एक वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।